अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोगों की एमडी कैट की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग बायोलॉजी के अंदर कैसे 68 आउट ऑफ 68 मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एमडी कैट का पैटर्न बता देती हूँ कि एमडी कैट में बेसिकली आपके किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज होगी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू 2023 पैटर्न ऑफ एमडी कैट जो पीएमडीसी ने अनाउंस किया था, उसके अकॉर्डिंग जो आपके बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ होंगे वो 68 होंगे, केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज़ होंगे वो 54 होंगे, फिज़िक्स के भी 54 एमसीक्यूज़ होंगे, इंग्लिश के 18 एमसीक्यूज़ होंगे और लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन में से आपके 6 एमसीक्यूज़ आएंगे और इस तरह आपके टोटल 200 एमसीक्यूज़ बनेंगे। आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सो इट्स बेटर कि आप सारे एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करें और कोई भी एमसीक्यूज़ ना छोड़ें। आपको 3.5 आवर्स मिलेंगे एमसीक्यू को इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। ये 2023 का पैटर्न बता रही हूँ एंड होपफुली जो आपका 2024 का पैटर्न होगा वो भी यही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि आपके कैसे फ़िज़िक्स में 54 मार्क्स आए 56 में से, हालांकि फ़िज़िक्स के पोर्शन में तो 54 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो ये न्यू पैटर्न है। 2021 में जब मेरा एमडी कैट हुआ था उस टाइम पैटर्न और था। उस टाइम फ़िज़िक्स के 56 एमसीक्यूज़ हुआ करते थे जिसमें से मेरे 54 आए थे। सो ये मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब हम वापस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जिसमें मैं आपको गाइडलाइंस दूंगी कि बायो जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है एमडी कैट में 200 में से आपके 68 एमसीक्यूज़ बायो के पोर्शन में से आने हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप लोग इन टिप्स पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 68 आउट ऑफ 68 मार्क्स आएंगे। बिकॉज बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली एमडी कैट में फुल मार्क्स ले सकते हैं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि अब हम लोग अगर एमडी कैट की तैयारी करें तो हम लोग कौन से स्टडी मटेरियल यूज़ करें, कहाँ से हम लोग पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। ठीक है, पंजाब से हैं तो पंजाब टेक्स्ट बुक, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, केपी के से हैं, आपने अपनी बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना है। क्योंकि अब आपका जो एमडी कैट है वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर होना है। आपके अपने प्रोविंस की यूनिवर्सिटी ने एमडी कैट बनाना है तो वो आपकी टेक्स्ट बुक को ही एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करके आपका वहाँ से पेपर बनाते हैं। तो यू हैव टू स्टिक टू योर टेक्स्ट बुक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बायो में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लेंथी लिखा होता है सारा कुछ। तो आपने जो मेन बुक रखनी है वो आपने अपनी टेक्स्ट बुक ही रखनी है। लेकिन अब उस टेक्स्ट बुक में से आपने वो वाले टॉपिक्स करने हैं जो आपके एमडी कैट के सिलेबस में मेंशन्ड है। अभी आप लोगों का सिलेबस नहीं आया है लेकिन आप पिछले वाले सिलेबस को फॉलो करें, यानी जो 2023 का सिलेबस है उसी को आप फॉलो करें। जो स्टूडेंट्स अकेडमीज़ जा रहे होंगे वहाँ पर भी 2023 के सिलेबस को ही फ़िलहाल फॉलो किया जा रहा होगा क्योंकि अभी 2024 का सिलेबस नहीं आया। तो अपने जो 2023 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बायो की बुक्स पर टॉपिक्स मार्क कर लें और वहाँ से आप लोग वो टॉपिक्स प्रिपेयर करें। सारा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग कहाँ से एमडी कैट बायो की तैयारी करें कहाँ से, तो अब उनका ये मसला हल हो गया कि आपको सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक से ही रीड करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब सारा कैसे रीड करें, टाइम ही इतना नहीं है। तो आपने क्या करना है, जब आप फर्स्ट रीड दे रहे हैं तो आपने करना ये है कि आपने सारा रीड करना है जो भी टॉपिक है। फॉर एग्जांपल सेल बायोलॉजी से आप माइटोकॉन्ड्रिया वाला चैप्टर टॉपिक रीड कर रहे हैं तो पहले आपने सारा रीड कर लिया। उसके बाद जब आप सेकंड रीड देंगे तो आपने एक हाइलाइटर लेना है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपने हाईलाइट कर देना है। अब जब आप थर्ड टाइम टेस्ट तैयार करने बैठेंगे या आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने के लिए दोबारा इस टॉपिक को उठाएंगे तो आपको सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो आपने हाइलाइटर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए थे सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को आप रिवाइज़ कर लेंगे बिकॉज उन्हीं पॉइंट्स से ही एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं एमसीक्यूज़ भी वहीं से आते हैं। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट रीड में आपने पूरा टेक्स्ट रीड करना है, सेकंड रीड देनी है आपने, उसमें आपने हाइलाइटर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लेने हैं। या अगर आपकी ये आदत है कि आप शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं पॉइंट्स को तो वो भी सही है, आप इस तरह कर लें। बट हाईलाइट करने से आपका टाइम थोड़ा कम लगेगा और आप जल्दी अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। सो आई विल रिकमेंड कि हाईलाइट कर लें बुक के ऊपर, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टिंग का शौक़ है फिर वो शॉर्ट लिस्ट कर लें जिस तरह आपके लिए कन्वीनियंट हो। अब जब भी एमडी कैट के रिवीजन करने बैठे हैं कि कोई टेस्ट तैयार करने बैठे हैं, ये जब भी आप इस टॉपिक को रिवाइज़ करने बैठे हैं आपने सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को रीड आउट करना है और उन्हीं को रिवाइज़ करना है।
अच्छा, एक गलती जो स्टूडेंट्स ये करते हैं कि टेक्स्ट तो सारा रीड कर लेते हैं, लेकिन जो डायग्राम्स होती हैं ना उनको नहीं देखते। जब वो एमडी कैट की तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप लोग बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, तब तो आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी करते हैं, डायग्राम्स को गौर से देखते भी हैं। लेकिन ज़ाहिर है अब आपको बोर्ड के पेपर दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो आपको भूल गया होगा कि डायग्राम्स किस तरह बनी हुई हैं या डायग्राम्स की क्या एक्सप्लेनेशन है। तो स्टूडेंट्स एमडी कैट की तैयारी करते हुए टेक्स्ट तो सारा रीड कर लेते हैं, बट डायग्राम्स पे फोकस नहीं करते। हालांकि डायग्राम्स पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोग एमडी कैट के पास पेपर्स उठाकर देखें तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरी डायग्राम उठाकर दे देते हैं और फिर उस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और फिर आपको नहीं आ रहा होता, बिकॉज डायग्राम स्टूडेंट्स ने देखी नहीं होती। तो जितनी भी आपके सिलेबस में डायग्राम्स हैं, यानी जो टॉपिक फॉर एग्जांपल आपका केमियोस्मोसिस का टॉपिक है वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, उसकी डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वहाँ से अक्सर एमसीक्यूज़ आता है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगी कि किस तरह से पास्ट पेपर्स में डायग्राम से एमसीक्यूज़ उठाए गए हैं। तो आपने डायग्राम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और डायग्राम के नीचे जो एक डायग्राम की एक्सप्लेनेशन दी होती है थोड़ी सी 3 से 4 लाइन्स के अंदर, वो भी आपने ज़रूर रीड करनी है। कभी कभी वहाँ से भी एमसीक्यूज़ बनता है, क्योंकि वो जो डायग्राम की छोटी सी एक्सप्लेनेशन होती है वहाँ पर कभी कभी कोई ऐसा पॉइंट लिखा होता है जो आपके टेक्स्ट में मिस हो गया होता है। तो अगर आप सिर्फ टेक्स्ट रीड करेंगे और डायग्राम के नीचे जो छोटी सी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखी होती है उसको आप रीड नहीं करेंगे, तो हो सकता है आपके एमसीक्यू गलत हो जाएं, क्योंकि आप कोई एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा हो चुका है एमडी कैट के पास पेपर्स में, ऐसा हो चुका है कि डायग्राम के नीचे वाला जो टेक्स्ट है उसमें से कभी कभी एमसीक्यूज़ उठा लेते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं केमियोस्मोसिस की एक डायग्राम। यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस कहाँ मूव कर रहे हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी एक एमसीक्यू आ गया था कि आप बताएं कि हाइड्रोजन आयंस किस तरफ मूव करते हैं। ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं या फिर वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ मूव करते हैं। तो ये इस डायग्राम में से क्वेश्चन आया था। इसी तरह से ये जो डायग्राम है इसके नीचे एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा होता है। जो पंजाब टेक्स्ट बुक है या जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया होगा कि डायग्राम के नीचे एक छोटा सा पिंक कलर का टेक्स्ट लिखा होता है। तो ये बात जो थी ये उस टेक्स्ट के अंदर लिखी हुई थी, ये जो बुक का ओवरऑल टॉपिक था उसमें ये बात नहीं मेंशन्ड थी। तो जिन बच्चों ने डायग्राम्स पे फोकस किया था और डायग्राम का टेक्स्ट जो था उसको भी गौर से पढ़ा हुआ था, तो उन्होंने ये एमसीक्यू सॉल्व कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ था उनके लिए ज़ाहिर है फिर कन्फ्यूजन का बाइस बना होगा ये एमसीक्यू। सेकंड पॉइंट क्या करना है, बायो का सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा भूलती है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपने कुछ चीज़ों को बिल्कुल रट्टा लगाना होता है, तो उन चीज़ों को आपने बार बार रिवाइज़ करना है। अब हाई यील्ड टॉपिक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, सेल बायोलॉजी हेल इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एक एक यानी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर तो आपने बार बार रिवाइज़ करना है और ये सबसे ज़्यादा भूलता है। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका एमडी कैट से रिलेटेड है, जहाँ से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ आते हैं, वो आपका रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है। ठीक है, जिसमें आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ना है, जिसमें आपने ये केमियोस्मोसिस पढ़ा है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो आपने पढ़े हैं, बायो एनर्जेटिक्स बेसिकली जो टॉपिक है आपका, उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसको आपने बार बार रिवाइज़ करना है। बिकॉज बायो एनर्जेटिक्स वाला टॉपिक मुझे खुद तो बहुत ज़्यादा भूलता था। इवन एमडी कैट से एक दो दिन पहले तक भी मैं उस टॉपिक को रिवाइज़ कर रही थी और उस टॉपिक में से एमसीक्यूज़ भी कॉन्सेप्चुअल आते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको हाई यील्ड टॉपिक्स बता रही हूँ उनको आपने बार बार रिवाइज़ करते रहना है। ठीक है, इवन अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, फ्री बैठे हुए हैं, तो आप वो टॉपिक आपस में डिस्कस कर लिया करें। इस तरह अगर आप एकेडमी में ग्रुप में बैठे हुए हैं फ्रेंड्स के साथ, तो उस टॉपिक को डिस्कस करने से आपको याद रहेगा ज़्यादा देर तक वो टॉपिक। तो सेल बायोलॉजी को आपने बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज़ करना है, बायो एनर्जेटिक्स के टॉपिक को आपने बार बार अच्छे से रिवाइज़ करना है। इसी तरह से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला जो टॉपिक है उसको आपने बार बार अच्छे से रिवाइज़ करना है। इसी तरह से जो आपका हार्ट वाला जो चैप्टर है उसमें से जो जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, जैसे प्लाज्मा वाला टॉपिक है, ब्लड वेसल्स वाला टॉपिक है, उसको भी आपने बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है। इसी तरह से हार्मोन्स वाला जो चैप्टर है सेकंड ईयर की बायो में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आते हैं, तो उसको भी आपने अच्छे से रिवाइज़ करना है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स बताए हैं जिनसे एमसीक्यूज़ कॉन्सेप्चुअल बनते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके वो सारे एमसीक्यूज़ ठीक हों तो इन टॉपिक्स को आप बार बार रिवाइज़ करें।
अच्छा, डायग्राम्स पर फोकस करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपने डायग्राम्स पे फोकस करना है, उनके नीचे जो टेक्स्ट लिखा होता है उस पर भी फोकस करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो बुक में फ्लो चार्ट्स बने होते हैं। अभी जो मैं बात कर रही थी बायोएनर्जेटिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं। ग्लाइकोलिसिस का फ्लो चार्ट बना हुआ है, क्रेब्स साइकिल का फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा फ़्लो चार्ट्स हैं और इन्हीं फ़्लो चार्ट से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं पेपर में। तो आप जब ये वाला टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने इन फ़्लो चार्ट्स को मिस नहीं करना, बल्कि इनको बहुत अच्छे से समझ कर और फिर आपने इनको याद करना है। इसी तरह से अभी तो मैंने सिर्फ एक चैप्टर की एग्जांपल दी है, लेकिन आपकी किसी भी बुक के किसी भी चैप्टर में कोई भी फ़्लो चार्ट बना हुआ है तो आपने उस पर बहुत अच्छी तरह फोकस करके उसको अच्छे से समझ कर प्रिपेयर करना है, क्योंकि वहाँ से अक्सर एमसीक्यूज़ आते हैं। ओके, लास्ट में मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरा इंस्टाग्राम पेज ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी मैं आपको एमडी कैट से रिलेटेड गाइडलाइंस देती रहूँगी। आपके जो कमेंट्स होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स को आंसर करूँ, लेकिन अगर किसी का कोई क्वेश्चन स्किप हो गया है कमेंट्स में तो आप वही क्वेश्चन दोबारा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज करके पूछ लें, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से आप बायो में 68 आउट ऑफ 68 मार्क्स ले सकते हैं। एंड बिलीव मी, स्टूडेंट्स के आते हैं 68 आउट ऑफ 68 मार्क्स, बिकॉज बायो में आपके पास न्यूमेरिकल्स नहीं होते, ठीक है, आपने वैल्यूज़ नहीं याद करनी होती, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और बायो का पोर्शन आपने सबसे पहले सॉल्व करना है, बिकॉज़ ये बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आपने टेक्स्ट को, अपनी टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया हुआ है, तो आप विदिन 10 सेकेंड्स एमसीक्यू को पिक करके आप सॉल्व कर लेंगे। और बायो का पोर्शन जिस स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा होता है वो विदिन हाफ एन आवर या विदिन 20 मिनट्स भी बायो का पोर्शन अटैम्प्ट कर लेता है। उसके बाद आपके लिए केमिस्ट्री और फिज़िक्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। इसलिए अगर आप लोग बायो को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका पूरा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। एक तो ये होगा कि आपका मेजर पोर्शन, यानी जिसमें से आपके 68 एमसीक्यूज़ आने हैं, वो कवर हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि आप इस पोर्शन को जल्दी कर लेंगे तो आपके लिए केमिस्ट्री और फिज़िक्स को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इसको शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।